ओके बच्चों, सो दिस लेक्चर इज अबाउट पीडीएच कॉम्प्लेक्स एंड टीसीए साइकिल, जो कि आपके पास फ्यूल ऑक्सीडेशन की सेकंड स्टेज है। ठीक है, अगर हम फ्यूल ऑक्सीडेशन की स्टेजेस को देखें तो आपके पास इनिशियली फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं तो वी ऑल नो कि जो एक सेल के अंदर इस ग्लूकोज की फर्स्ट फेट है वो विद इन साइटोसोल कुछ इंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू पायरोवेट फॉर्मेशन, ठीक है, कि एक ग्लूकोज का जो 6 कार्बन आपके पास कंपाउंड है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट होता है बाय दिस प्रोसेस, जो कि एक्चुअली इस टाइम कहाँ पे हो रहा है, विद इन साइटोसोल। ये आपके पास स्टेज 1 है फ्यूल ऑक्सीडेशन की। अब अगर तो इस ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होनी है, एरोबिक कंडीशंस में इसने जो है वो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज होकर मैक्सिमम जितने एटीपीज प्रोड्यूस कर सकता है, तो ये पायरोवेट जो है इसको फर्दर ऑक्सीडाइज होना है। ठीक है, इसको एक सेकेंड स्टेज के अंदर एंटर होना है जहां पे ये मल्टीपल जो है वो NADH और FADH, इसके DH2 और इसके अलावा जो है वो GTP वगैरह सिंथेसाइज करवाता है। यानी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अगर हम इस स्टेज 1 को देखें तो यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ATPs और 2 NADH मिले हैं इस प्रोसेस के बाद, जबकि वी ऑल नो कि एक कंप्लीट ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अगर उसकी पूरी तरह से कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो ग्लूकोज की तो वो 30 या 32 ATPs प्रोड्यूस कर सकता है। इसका मतलब है कि ग्लूकोज की काफ़ी सारी एनर्जी अभी भी इस पायरोवेट के अंदर प्रेजेंट है, जिसको ऑक्सीडाइज करवा के हमें उस एनर्जी को क्या करना है, हार्नेस करना है इन द फॉर्म ऑफ ATP। सो सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि ये पायरोवेट जो कि ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस होती है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाएगी। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इसने TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जो कि विद इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स चल रहा होता है, इसमें ऐड होना है। सेकेंड स्टेज में इसमें जो है वो यूज होना है। और इस स्टेज में आपके पास मल्टीपल पोजीशंस के ऊपर जब हम आगे रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे कि आपके पास यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होगी पायरोवेट की, इसने मल्टीपल पोजीशंस के ऊपर आपके पास NADH और FADH2 सिंथेसाइज करवाने होते हैं। ठीक है, और एक पोजीशन पे आपके पास GTP की प्रोडक्शन भी होती है। सो इट मीन्स कि आपके पास काफ़ी सारे जो है वो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इस TCA साइकिल के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होंगे, और इसको आप कहते हैं कि ये जो आपके पास फ्यूल ऑक्सीडेशन की स्टेज है, दिस इज स्टेज नंबर 2। ठीक है, यानी पहली और दूसरी स्टेज के बाद आपके पास मैक्सिमम ऑफ रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बन जाएंगे, एंड देन इन स्टेज 3 ये जितने भी रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स यहाँ पे बनेंगे ये इकट्ठे होके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आके अपने जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स हैं वो इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को डोनेट करेंगे, जो कि फाइनली यहाँ से इन इलेक्ट्रॉन्स को लेते हुए फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन को इन्हें ट्रांसफर करेंगे, और इस प्रोसेस के दौरान आपके पास यहाँ पे किस चीज़ की प्रोडक्शन होती है, ATP की। ये फुल फ्लैज मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप लोगों के सामने मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाह रही हूँ कि आपके पास किसी भी जो फ्यूल है उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन को हम 3 डिफरेंट स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, और अभी जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने जाएंगे इट विल बी स्टेज 2। ठीक है, लेकिन स्टेज 2 को आप कह लें कि यहाँ पे पायरोवेट स्टेज 2 में तब तक एंटर नहीं होगी जब तक इसकी कन्वर्जन ना हो इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। अगर इसको थोड़ा सा और सिंपलेस्ट वर्ड में देखें तो आपके पास पायरोवेट जो है वो तब तक स्टेज 2 का पार्ट नहीं बन सकती, तब तक TCA साइकिल में एंटर नहीं हो सकती जब तक ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट ना हो। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन के बाद ही यहाँ पे एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है ऑक्सैलोएसीटेट। ये एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इसको एक्सेप्ट करेगा, यानी ऑक्सैलोएसीटेट सिर्फ और सिर्फ एसिटाइल कोएंजाइम ए को पिक करेगा और साइकिल में ऐड करवा देगा। जो पायरोवेट है उसको ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इट मीन्स कि जितनी पायरोवेट आपके पास यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस के रिस्पॉन्स में बन रही है, अगर उसे TCA साइकिल में एंटर होना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिएक्शन होगा, कन्वर्जन ऑफ पायरोवेट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम।
पहले आपको इस रिएक्शन को देखना है कि ये किस तरह से होगा, इसमें कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे और कौन कौन से कोफैक्टर्स या प्रोस्थेटिक ग्रुप्स की प्रेजेंस में आपके पास पायरोवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगी। तो आज का हमारा लेक्चर टीसीए साइकिल से पहले हम लोग पायरोवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए की जो फॉर्मेशन है इसको टारगेट करेंगे, इसको देखेंगे। ठीक है, सो पहले हम इस चीज को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम जो नेक्स्ट है रिएक्शंस ऑफ टीसीए साइकिल उनकी तरफ मूव करेंगे। सो अगर आप इस केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व करें which is conversion of pyruvate to acetyl coenzyme A, जो कि आप सबको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है। ठीक है, इसके लिए आपके पास एक एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स इज पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसे कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे आपके पास मोर देन वन आप कह लें कि कैटालिटिक एबिलिटीज हैं, मोर देन वन एक्टिव साइट्स जो हैं वो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन पे प्रेजेंट होती हैं। सो आप इसे कह सकते हो कि दिस इज अ मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो कि एक से ज्यादा तरह की एंजाइमेटिक एक्टिविटीज क्या करता है, शो करता है। दैट्स व्हाई हम इसे क्या कहते हैं, इट इज एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो इसका मतलब है कि पायरोवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन में आपको मल्टीपल एंजाइमेटिक एक्टिविटीज चाहिए होंगी। ये एक सिंपल सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वो सारी की सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज सिर्फ एक ही एंजाइम कॉम्प्लेक्स के पास प्रेजेंट है एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स इज पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जिसे हम पीडीएच कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब अगर इस पीडीएच कॉम्प्लेक्स की इन एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को पहले मैं आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करवा दूं, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि पीडीएच कॉम्प्लेक्स में टोटल 3 एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हैं। E1 की 3 डोमेन्स हैं, E2 एंड देन E3। ठीक है, सो पायरोवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन के लिए पीडीएच कॉम्प्लेक्स के पास ये 3 एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होनी चाहिए, जिसमें से जो E1 पोर्शन है इस कॉम्प्लेक्स का, अगर इसको हम इस तरह से ड्रॉ भी कर लें, यहाँ पे दिस इज सपोज E1 पोर्शन, दिस इज E2 पोर्शन और ये आपके पास E3 पोर्शन है इस एंजाइम का। ये 3 डोमेन्स हैं। अगर तो आपके पास यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन को फेवरेबल बनाने के लिए, यानी पायरोवेट की एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्जन के लिए, इन तीनों डोमेन्स के पास कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप्स भी होते हैं और इस रिएक्शन में आपको कुछ कोएंजाइम्स भी चाहिए होते हैं। ठीक है, यानी इस केस में इस रिएक्शन को फेवरेबल बनाने के लिए आपको कुछ कोएंजाइम्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स भी देखने हैं कि ये एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स किन कोएंजाइम्स और किन प्रोस्थेटिक ग्रुप की प्रेजेंस में या उनकी हेल्प से पायरोवेट को किस में कन्वर्ट करता है, एसिटाइल कोएंजाइम में। ठीक है, सो पहले तो आपने ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे आपके पास जो पायरोवेट है इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम ए में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 2। इट मीन्स कि यहाँ पे जो पीडीएच कॉम्प्लेक्स है ये एक कार्बन को इन दी फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी करेगा, तभी आपका एक 3 कार्बन कंपाउंड किस में कन्वर्ट होगा, 2 कार्बन कंपाउंड। वो भी मैं बताती हूँ कि E1, E2 या E3 इन तीनों में से कौन सी डोमेन जो है वो ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कैटालाइज करवाती है। ठीक है, अभी एक ओवरऑल एक समरी करते हैं और उसके बाद हम जो है वो 1 बाय 1 इन तीनों डोमेन्स और इनके अंदर प्रेजेंट कोफैक्टर्स की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, सो अब अगर कोएंजाइम्स को देखें तो पहला कोएंजाइम जो इस केमिकल रिएक्शन के लिए आपको रिक्वायर्ड है, दिस इज कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए और उसके साथ मैंने ये SH ग्रुप लिखा है। ये SH ग्रुप में अभी हाईलाइट करती हूँ कि इसको मैंने अलग से क्यों लिखा है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस। ठीक है, सो पहला कोएंजाइम जो इस रिएक्शन के लिए आपको रिक्वायर्ड है, दिस इज कोएंजाइम ए, जिसको आप सिंबॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि पायरोवेट से एक कार्बन इन दी फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने के बाद
जो रिमेनिंग 2 कार्बन फ्रेगमेंट है वो इस कोएंजाइम ए के साथ अटैच हो जाता है, तभी हम उसे कहते हैं दिस इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल ग्रुप अगर आप लोगों को केमिस्ट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट हो तो ये आप लोगों को पता होगा कि बेसिकली इस ग्रुप को आप कहते हो दिस इज एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, सो ये आपके पास नॉर्मली प्रीवियसली ये एसिटाइल ग्रुप पायरोवेट का पार्ट था, ये पायरोवेट का स्ट्रक्चर है ना, ये आपके पास पायरोवेट है और इसमें मैंने एसिटाइल ग्रुप को या एसिटेट ग्रुप को हाईलाइट किया कि ये जो 2 कार्बन पोर्शन है ये आपके पास दिस 2 कार्बन फ्रेगमेंट इज एन एसिटाइल पोर्शन, लेकिन ये कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका, पायरोवेट का। अब पीडीएच कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी के दौरान आपके पास यहाँ से ये कार्बन जो है इन दी फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। सो पीछे जो स्ट्रक्चर आपके पास बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा, एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, और अगर ये एसिटाइल ग्रुप अटैच हो जाए विद कोएंजाइम ए तो आप इसे क्या कहोगे, दिस इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, और ये किस तरह से अटैच होगा, यहाँ से ये जो SH ग्रुप है थायोल ग्रुप ये अपना हाइड्रोजन रिलीज करेगा एंड दिस सल्फर विल मेक बॉन्ड विद दिस कार्बन। सो इस तरह से आपके पास ये एसिटाइल ग्रुप इस कोएंजाइम ए के साथ अटैच होकर इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। सो जो चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रही थी वो ये है कि ये जो कोएंजाइम है आपके पास, दिस कोएंजाइम विल एक्ट एज एन एक्सेप्टर ऑफ एसिटाइल ग्रुप। ये एसिटाइल ग्रुप को एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम में। ठीक है, ओके अब यहाँ पे जो सेकंड आपके पास कोएंजाइम है, दिस कोएंजाइम इज NAD+ बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज अ डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स और हमने ये देखा था कि हमेशा जो डीहाइड्रोजिनेजेस हैं वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कैटेलाइज करवाते हैं। सो यहाँ पे भी आप उस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को ऑब्जर्व करोगे और उस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के रिस्पॉन्स में NAD+ रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH में प्लस प्रोटॉन। ठीक है, सो दो हमने कोएंजाइम्स देखे हैं जिसमें से एक कोएंजाइम है जो कि एसिटाइल ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है और दूसरा आपके पास NAD+ है जो कि आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ दिस ग्रुप रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH में। ठीक है, इन दो कोएंजाइम्स के अलावा आपके पास पीडीएच कॉम्प्लेक्स को की एक्टिविटी को फेवरेबल बनाने के लिए 3 प्रोस्थेटिक ग्रुप्स भी होते हैं। ठीक है, 2 कोएंजाइम्स हैं जो कि मैंने अभी डिस्कस किया और इसके अलावा 3 प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के बारे में आप सबको आइडिया है कि ये ऐसे कोफैक्टर्स होते हैं जो कि एंजाइम के साथ कोवलेंटली अटैच होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास 3 प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं और ये तीनों जो हैं वो E1 E2 E3 यानी एक एक प्रोस्थेटिक ग्रुप इन एंजाइम डोमेन्स के साथ जो है वो कोवलेंटली अटैच होगा, जिसमें पहला आपके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप है TPP। TPP stands for thiamine pyrophosphate। ठीक है, ये आपके पास कोवलेंटली अटैच होता है विद E1 पोर्शन ऑफ एंजाइम। देन वी हैव लिपोइक एसिड और ये लिपोएट आपके पास जो है वो E2 पोर्शन ऑफ एंजाइम पे अटैच होता है। ये मैं अभी बताती हूँ कि ये लिपोएट एक्चुअली है क्या। ठीक है, और थर्ड आपके पास है FAD, ये कोवलेंटली अटैच है विद E3 पोर्शन ऑफ एंजाइम। सो ओवरऑल आपने ये चीज कंक्लूड की कि पायरोवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन के लिए आपको एक एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स रिक्वायर्ड है। इस एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स की 3 डिफरेंट डोमेन्स हैं, E1 E2 E3 और इस केमिकल रिएक्शन को पॉसिबल बनाने के लिए हमें 5 डिफरेंट जो है वो कोफैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं, जिसमें से 2 जो है वो एज अ कोएंजाइम एक्ट करेंगे, कोएंजाइम ए एंड NAD+, और बाकी 3 जो है वो एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप इन 3 डोमेन्स के साथ कोवलेंटली अटैच होंगे, TPP विद E1, लिपोएट विद E2 एंड FAD विद E3 पोर्शन ऑफ एंजाइम। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपको जनरली इसकी फ्री एनर्जी वगैरह को देख के मिल जाएगी कि ये एक इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कैटेलाइज करवाता है और यहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। बट
अगर आप यहाँ से अब इस पीडीएच कॉम्प्लेक्स को ऑब्जर्व करो तो हम इन तीनों डोमेन्स E1, E2 और E3 इनको जो है वो नेम भी दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन जो ये कैटालाइज करवाएंगे, ठीक है। और आप ये भी देख सकते हो कि आपके पास ये जो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स मैंने अभी इनलिस्ट किए थे प्रीवियस स्लाइड में, ये 5 डिफरेंट कोफैक्टर्स इनकी बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए आपकी डाइट में इन विटामिन्स का होना जरूरी है। या सिंपलेस्ट वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि पायरोवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपकी डाइट में ये एंजाइम्स, ये विटामिन्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली ये विटामिन्स ही इन कोफैक्टर्स की प्रोडक्शन में रोल प्ले करेंगे। सो सपोज आपके पास जो है वो अगर डाइट में विटामिन B2 की डेफिशिएंसी है, विटामिन B2 या फिर राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी है, सो इस केस में आपकी बॉडी FAD को सिंथेसाइज नहीं कर सकती, ठीक है। सो FAD की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और अगर FAD नहीं होगा तो आपके पास पायरोवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन वाला रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है, अलॉन्ग विद मेनी अदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो कि FAD को एज अ कोफैक्टर यूज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ से आप इन विटामिन्स की सिग्निफिकेंस को भी देख सकते हो कि these vitamins are actually water soluble vitamins, and we all know कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की वो क्लास है जो कि आपकी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो सकते, ठीक है। जितनी क्वांटिटी में आपके सेल्स को इनकी जरूरत है वो यूज करते हैं और बाकी बॉडी से बाहर स्क्रीट हो जाते हैं। सो आपकी डेली डाइट के अंदर इन विटामिन्स की सिग्निफिकेंट अमाउंट जरूर होनी चाहिए, बिकॉज अगर विटामिन नहीं है तो आप देख सकते हैं कि इवन आपके पास अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है भी है, ग्लूकोज का इंटेक आपने किया हुआ है सेल के अंदर काफी सारी क्वांटिटी में है, तो आपके पास इस ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक पहुंचने से पहले जो केमिकल रिएक्शंस हैं, इन केमिकल रिएक्शंस की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो आपकी डाइट में इन विटामिन्स की जो है वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होना बहुत जरूरी है। सो वी कैन कंक्लूड कि राइबोफ्लेविन आपके पास जो है वो विटामिन B2, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द FAD प्रोडक्शन। जो नियासिन पोर्शन है NAD का, NAD में हमने ऑब्जर्व किया था कि इट इज अ डाइन्यूक्लियोटाइड जिसमें से एक एडेनिन है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड आपके पास नियासिन रिंग को जो है वो यूज करता है। सो नियासिन की सिंथेसिस के लिए आपको विटामिन B3 रिक्वायर्ड है। इसी तरह से जो TPP में आपके पास थायामीन पोर्शन है, थायामीन पायरोफॉस्फेट में ये जो थायामीन पोर्शन है, दिस थायामीन पोर्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन B1, ठीक है। और कोएंजाइम A जो है, इस कोएंजाइम के स्ट्रक्चर में आप विटामिन B5 या पेंटोथेनिक एसिड को इनकॉर्पोरेट हुआ देखोगे। सो आपने ये चीज ऑब्जर्व की कि इन 5 कोफैक्टर्स में से 4 कोफैक्टर्स की बायोसिंथेसिस के लिए B फैमिली ऑफ विटामिन्स आपकी डाइट में होना जरूरी है। लिपोएट जो है ये किसी भी विटामिन पे डिपेंड नहीं करती इसकी कंसंट्रेशन, लेकिन जो बाकी 4 आपके पास कोफैक्टर्स हैं, इन कोफैक्टर्स की बायोसिंथेसिस के लिए आपके पास इन विटामिन्स का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इनकी डेफिशिएंसी से ये रिएक्शन स्टॉप हो सकता है। अब इसी पॉइंट को माइंड में रखते हुए हम लोग इस पीडीएच कॉम्प्लेक्स के केमिकल जो रिएक्शन है उसके मैकेनिज्म को देखते हैं कि एक्चुअली किस तरह से ये इंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स अपनी तीनों इंजाइमेटिक एक्टिविटीज को यूज करते हुए पायरोवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करेगा। यानी हमें तो रिएक्शन बहुत सिंपल लग रहा था ना, सिंगल स्टेप रिएक्शन के पायरोवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगी, बट यू कैन सी कि इस कन्वर्जन के लिए, पायरोवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करने के लिए पीडीएच कॉम्प्लेक्स की जो तीनों इंजाइमेटिक डोमेन्स हैं वो साइमल्टेनियसली डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस को क्या कर रही हैं, कैटालाइज कर रही हैं, ठीक है। सो अब हम इन रिएक्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। ओके, सो अब हम मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं और डरना बिल्कुल नहीं है क्योंकि हम इसको जो है वो स्टार्ट से बिल्कुल देखेंगे कि किस तरह से आपकी ये जो तीनों डोमेन्स हैं ये डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के थ्रू पायरोवेट को किस में कन्वर्ट करती हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करती हैं। ओके, पीडीएच कॉम्प्लेक्स के रिएक्शन को हम देख सकते हैं अगर हम इस एंजाइम की तीनों जो डोमेन्स हैं
इन डोमेन्स को इस तरह से कंसीडर कर लें। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि पीडीएच कॉम्प्लेक्स का जो सोल पर्पस है वो क्या है, कन्वर्जन ऑफ पायरोवेट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। लेकिन इस पायरोवेट की एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्जन के दौरान आपके पास डिफरेंट डोमेन्स ऑफ पीडीएच कॉम्प्लेक्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करती हैं। सो हम पहले इन डोमेन्स को देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट डोमेन इज E1 डोमेन, और अब इस डोमेन का मैं नेम भी यहाँ पे लिख रही हूँ, और इस नेम से आप इसके केमिकल रिएक्शन को भी जो है वो ऑब्जर्व करोगे। E1 इज एक्चुअली अ पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये E1 पोर्शन जो है, दिस E1 पोर्शन कैटालाइज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि हमने ग्लाइकोलिसिस में भी इसी तरह की एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, और वो टर्मिनोलॉजी क्या थी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मींस ऑक्सीडेशन along with phosphorylation, कि आपके पास किसी स्पीशी की ऑक्सीडेशन हुई, उसमें से इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन रिलीज हुए, और साइमल्टेनियसली उसमें फॉस्फेट की एडिशन भी हो गई। तो ये आपके पास कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और दूसरी तरफ आपके पास है रिएक्शन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इट मींस कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो हैं, like removal of electron या hydrogen, these are accompanied with removal of carbon dioxide। यानी इस केस में आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के साथ साथ किसी स्पीशी में से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी। सो ऐसे रिएक्शंस को आप क्या कहते हो, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सो आपका जो E1 पोर्शन है पीडीएच कॉम्प्लेक्स का, ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कैटालाइज करवाएगा। अब ये रिएक्शन होगा किस तरह से, पहले हम लोग जो है वो सिंपली इस E1 पे ही रहेंगे, और यहाँ पे हम जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। जो प्रीवियस हमने अभी देखा उस नॉलेज के अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि आपका जो E1 पोर्शन है, इस E1 पोर्शन के साथ एक कोवलेंटली बाउंड कोफैक्टर प्रेजेंट होता है, एंड द नेम ऑफ दिस कोफैक्टर इज TPP, विच इज थायामीन पायरोफॉस्फेट। ठीक है, और इस कोफैक्टर के लिए आपकी या इस इंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए आपकी डाइट में विटामिन B1 का होना जरूरी है। अब अगर मैं पायरोवेट का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करके फिर रिएक्शन को स्टार्ट करूँ, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पायरोवेट, 3 कार्बन कंपाउंड, जो कि ग्लाइकोलिसिस के बाद माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आया, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये एंजाइम है पीडीएच कॉम्प्लेक्स, जिसने इस पायरोवेट को किस में कन्वर्ट करना है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और बाद में ये टीसीए साइकिल में एंटर होगा। सो नाउ इस पीडीएच कॉम्प्लेक्स की पहली डोमेन ने कौन सा रिएक्शन कैटालाइज करवाना है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इट मींस कि एक तरफ इसने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाना है। ठीक है, और दूसरा रिएक्शन कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सो लेट्स सी, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इन द वेरी फर्स्ट स्टेप आपके पास एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होगी, डीकार्बोक्सिलेशन इवेंट होगा, and the remaining 2 carbon fragment acetyl group, it will be covalently attached with TPP part of E1। बात पिक की आप लोगों ने कि मैंने आप लोगों के सामने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो E1 पोर्शन है एंजाइम का, which catalyze an oxidative decarboxylation reaction,
ये करता क्या है कि जो पायरोवेट है उसमें से ये टर्मिनल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को इन दी फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवा देता है, यानी डीकार्बोक्सिलेशन इवेंट करवाता है। और जो पीछे बचने वाला 2 कार्बन फ्रेगमेंट है, इस 2 कार्बन फ्रेगमेंट को इस टीपीपी के साथ अटैच करवा देता है कि तुम इसे पकड़ो और आगे वाले एंजाइम के पास ले जाओ, मैंने इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज करवा दी। ठीक है, अब ये जो टीपीपी है, दिस टीपीपी विल नॉट एक्सेप्ट दिस 2 कार्बन फ्रेगमेंट इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, टीपीपी की ये कंडीशन है कि अगर ये 2 कार्बन फ्रेगमेंट मेरे साथ अटैच होना है तो पहले इसे रिड्यूस करो। ठीक है, सो अब इस स्टेप के ऊपर क्या होगा, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कैटालाइज करवाएगा कि टीपीपी में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कुछ हाइड्रोजन्स को पिक करेगा और उन इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के ऊपर ऐड कर देगा ताकि ये टीपीपी के साथ अटैच हो सके। ठीक है, सो एक तरफ इसने डीकार्बोक्सिलेशन करवाई और दूसरी तरफ जो 2 कार्बन फ्रेगमेंट एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे बचेगा उस एसिटाइल ग्रुप को रिड्यूस करेगा। और किस तरह से रिड्यूस करेगा, अगर इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा और उस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को इस स्ट्रक्चर में उसने इनकारपोरेट करवाना है, इस 2 कार्बन फ्रेगमेंट में, जो कि अब आपके पास है। इसने अटैच होना है ना टीपीपी के साथ, लेकिन अटैचमेंट से पहले टीपीपी की रिक्वायरमेंट है कि ये रिड्यूस हो। तो रिड्यूस होने के लिए इसमें क्या चीज ऐड होगी, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। किस तरह से अटैच होगी कि हाइड्रोजन का एक एटम यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा एंड सेकंड हाइड्रोजन एटम यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है, और अब ये जो कार्बन का ये वाला बॉन्ड है ये टीपीपी के साथ अपना ये बॉन्ड इस्टेब्लिश करेगा। सो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि इस रिएक्शन के बाद या मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की इनकारपोरेशन के बाद आपके पास ये जो 2 कार्बन फ्रेगमेंट है ये इस तरह से अटैच होगा विद टीपीपी। समझ आई ये बात सब बच्चों को? मैम ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन टीपीपी से आया? जी, यहाँ पे आपके पास जो पीडीएच कॉम्प्लेक्स है ना, ये टीपीपी से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को पिक करता है और उसको इनकारपोरेट करता है इस 2 कार्बन फ्रेगमेंट में, यानी इसको ऑक्सीडाइज करता है और इसको रिड्यूस करता है और रिड्यूस फॉर्म जो है वो फिर टीपीपी के साथ अटैच हो जाती है। ठीक है, सो आपने दोनों तरह के रिएक्शन ऑब्जर्व किए ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी और डीकार्बोक्सिलेशन भी। सो E1 पोर्शन इस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को क्या करता है, कैटालाइज करवाता है। अब ये जो आपके पास पहले टीपीपी थी इसको आप कहते थे दिस इज फ्री टीपीपी, बट अब इस टीपीपी के साथ एक हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप अटैच है। इथाइल मीन्स के इसमें 2 कार्बन एटम है एंड हाइड्रोक्सी मीन्स के वो हाइड्रोक्सिलेटेड है। सो इस टीपीपी को अब आप कहोगे कि आफ्टर दी केमिकल रिएक्शन ये कन्वर्ट हो गई है इनटू दी हाइड्रोक्सी इथाइल टीपीपी, यानी नाउ टीपीपी इज नॉट फ्री बल्कि ये अटैच है विद हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप। यहाँ तक आपके E1 पोर्शन का जो है वो रिएक्शन कंप्लीट हुआ। और अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा कि आपका ये जो टीपीपी है ये इस 2 कार्बन फ्रेगमेंट को ट्रांसफर कर देगा, इस 2 कार्बन फ्रेगमेंट को डोनेट कर देगा कहाँ पे, E2 पार्ट पे, और इटसेल्फ अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस। अब अगर हम E2 को एक्सप्लोर करें तो E2 पोर्शन इसका अगर आप नेम नोट करो तो दिस इज डाईहाइड्रो लिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, यहाँ पे आपके पास डाईहाइड्रो लिपोइल प्रेजेंट है, लिपोइक एसिड प्रेजेंट है, और ये एंजाइम इसकी एक्टिविटी क्या है कि ये एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करवाता है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपने कौन सी एक्टिविटी ऑब्जर्व करनी है, ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप। पहले आपने पहले रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन देखी और अब यहाँ पे आप एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर देखोगे कि वो E1 से फाइनली जो है वो कोएंजाइम ए पे ट्रांसफर होगा। ठीक, सो इस रिएक्शन को एक्सप्लोर करने से पहले आप लोगों को लिपोइक एसिड के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली लिपोइक एसिड क्या है। बच्चों ये आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर है लिपोइक एसिड का।
लिपोइक एसिड एक्चुअली क्या है? 8 कार्बन कंटेनिंग ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है, जिसमें आपके पास 2 थायोल ग्रुप्स भी प्रेजेंट होते हैं। लाइक अगर इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, तो आपके पास एक हाइड्रोकार्बन चेन है जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 6, 7 एंड 8 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। टर्मिनस पोजीशन पे आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 एंड 8। अब बाकी जो आपकी हाइड्रोकार्बन चेन है, इसमें कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट है, जैसे नॉर्मली आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखते हो। लेकिन कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 8 के ऊपर एक एक हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट में आपके पास क्या चीज प्रेजेंट है? एक एक थायोल ग्रुप। तो ये आपके पास क्या है? दिस इज लिपोइक एसिड या फिर लिपोएट। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। नाउ ये लिपोइक एसिड या लिपोएट एंजाइम के साथ कैसे अटैच होता है? लाइक अगर आपने पीडीएच कॉम्प्लेक्स की E2 डोमेन देखनी है, तो ये सपोज आपके पास वो E2 डोमेन है, एंड वी ऑल नो कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स हैं जो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई हैं। सो यहाँ पे सपोज E2 पोर्शन में एक अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, लाइसिन, ठीक है। और लाइसिन की साइड चेन वी ऑल नो कि ब्यूटाइल अमोनियम साइड चेन है, जिसमें आपके पास जो है वो एक एडिशनल अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। सो एक्चुअली ये अमाइनो ग्रुप ऑफ लाइसिन जो कि E2 पोर्शन का एक अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो ग्रुप इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, और इस बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद आपका ये जो लिपोइक एसिड है ये इसके साथ कोवलेंटली अटैच हो जाता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे स्लाइड में ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये जो पोर्शन आपके पास यहाँ पे है, दिस इज E2 पोर्शन, और ये उस E2 पोर्शन में अमाइनो एसिड लाइसिन दिखाया हुआ है, और लाइसिन का जो अमाइनो ग्रुप है ये इस लिपोइक एसिड के साथ अटैच है। लिपोइक एसिड में आप देख रहे हैं कि ये जो 2 थायोल ग्रुप्स कार्बन नंबर 6 और 8 पे प्रेजेंट है, एक्चुअली ये दोनों थायोल ग्रुप इसको ट्रांसफर जो रिएक्शन है उसमें हेल्प करते हैं। ये थायोल ग्रुप्स आप देख लें कि मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। समटाइम्स ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड बना के ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, समटाइम्स ये रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट है, कंप्लीटली रिड्यूस फॉर्म या फुली रिड्यूस फॉर्म जिसमें दोनों थायोल ग्रुप्स एक एक हाइड्रोजन के साथ अटैच हैं। और थर्ड आप देख रहे हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है जिसमें एक थायोल ग्रुप तो रिड्यूस है और दूसरा थायोल ग्रुप एसिटाइल ग्रुप को एक्सेप्ट किए हुए है, यानी ये जो आपके पास पार्शियली रिड्यूस फॉर्म है इसको आप कह सकते हैं दिस इज एसिटाइलेटेड फॉर्म, ठीक है। सो विद इन अ सेल आपके पास जो है ना 3 तरह की फॉर्म्स एग्जिस्ट कर सकती हैं किसकी? लिपोइक एसिड की, completely oxidized, completely reduced and partially reduced, which is an carrier of acetyl group, ठीक है। इस चीज को अपने माइंड में रखते हुए अब E2 पोर्शन का हम रिएक्शन देखते हैं कि E2 पोर्शन में आपके पास एक्चुअली यहाँ पे लिपोइक एसिड प्रेजेंट होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ पे एक थायोल ग्रुप है, देन 7 8 और एक थायोल ग्रुप ये है। और जब रिएक्शन आपके पास स्टार्ट होता है उस टाइम पे E2 का जो लिपोइक एसिड है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होता है। इसका मतलब है कि ये आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, और इस केस में अगर इसने इस एसिटाइल ग्रुप को एक्सेप्ट करना है तो पहले इसे क्या होना होगा? रिड्यूस होना होगा, ठीक है। सो इस स्टेप में सेकेंड स्टेप के अंदर एक्चुअली होता क्या है कि आपके पास यहाँ पे जब यहाँ से ये जो टीपीपी है इस 2 कार्बन फ्रेगमेंट को रिलीज करता है, इसको E2 पे डोनेट करता है, तो उस टाइम पे ये जो E2 पोर्शन है ये इस टीपीपी से एक हाइड्रोजन को भी पिक करता है, और उस हाइड्रोजन को पिक करने का क्या मकसद होता है? ताकि उस हाइड्रोजन को यूज करते हुए ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है बिटवीन 2 सल्फर एटम्स इसको ब्रेक किया जाए, और ब्रेकेज के बाद आपके पास यहाँ पे रिएक्शन कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, कि एक जो आपके पास सल्फर है उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जो दूसरा सल्फर एटम है उसके साथ ये 2 कार्बन फ्रेगमेंट इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल ग्रुप अटैच होगा, ठीक है।
ये जो आपने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन देखे थे ना, ये सिर्फ टीपीपी के साथ अटैच होते हुए यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जैसे ही ये आपके पास एसिटाइल ग्रुप टीपीपी को लीव करेगा, ये वापस अपनी जो ओरिजिनल फॉर्म थी, एसिटाइल फॉर्म जो मैंने यहाँ पे दिखाई थी, ये उसको रीगेन करेगा। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये वही वाली एसिटाइलेटेड फॉर्म जो है ये किसके साथ अटैच हो गई है, लिपोइक एसिड के साथ अटैच हो गई। सो दिस टाइम आपका जो लिपोइक एसिड स्टार्ट में केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज था, अब वो कौन सी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, एसिटाइलेटेड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। ये वाली फॉर्म जो आपने अभी यहाँ पे ऑब्जर्व की है, दिस फॉर्म, कि एक आपका थायोल ग्रुप जो है वो कंप्लीटली रिड्यूस है, बट सेकंड जो थायोल ग्रुप है उसके सल्फर के साथ आपके पास 2 कार्बन फ्रेगमेंट एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट है। नाउ इस E2 ने अपने लिपोइक एसिड को यूज करते हुए एसिटाइल ग्रुप को एक्सेप्ट कर लिया, बट अब ये एसिटाइल ग्रुप इसने ट्रांसफर करना है, और वो ट्रांसफर किसे करेगा, कोएंजाइम ए को। यहाँ पे आपके पास कोएंजाइम ए एंटर होगा इनटू द साइकिल, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप आपका ये जो लिपोइक एसिड है ये इस 2 कार्बन फ्रेगमेंट इस एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा इस कोएंजाइम ए के ऊपर, ठीक है। और इस कोएंजाइम से रिलीज होने वाला जो हाइड्रोजन है उसको पिक करते हुए अपने सेकंड सल्फर एटम को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। इसको अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूं कि इस केमिकल रिएक्शन के बाद आपका ये सल्फर तो ऑलरेडी रिड्यूस था, लेकिन अब जो दूसरा सल्फर है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, एंड दिस टाइम उसके लिए जो हाइड्रोजन है वो किसने डोनेट किया, कोएंजाइम ए ने। सो कोएंजाइम ए अपना हाइड्रोजन रिलीज करेगा, और वो हाइड्रोजन यहाँ से सल्फर एटम एक्सेप्ट करेगा, और इसी तरह से जो यहाँ से इस ग्रुप ने एसिटाइल ग्रुप को रिलीज किया है, दिस एसिटाइल ग्रुप विल मेक अ बॉन्ड विद कोएंजाइम ए। सो इस तरह से आपका ये कोएंजाइम ए फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। अच्छा, अब यहाँ पे रिएक्शन आप लोगों ने देख लिया, कंप्लीट हो गया है कि आपके पास पायरोवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो चुकी है, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है। हमारे जो बेसिक एंजाइमोलॉजी का कॉन्सेप्ट है वो हमें ये बताता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के बाद जो एंजाइम है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म को क्या करता है, रिस्टोर कर लेता है। यानी एंजाइम में किसी भी किस्म का चेंज नहीं आता केमिकल रिएक्शन के बाद। लेकिन हम ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, E1 ने जब रिएक्शन कैटेलाइज किया था तो एट द एंड उसकी ओरिजिनल फॉर्म उसने रिस्टोर कर दी थी, लेकिन E2 में रिएक्शन तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपके पास यहाँ पे जो लिपोएट है वो स्टार्ट में ऑक्सीडाइज था, लेकिन अब आप उसकी जो फॉर्म ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कंप्लीटली रिड्यूस्ड फॉर्म है। सो अगर आप ये चाहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन जो है ये दोबारा से किसी और पायरोवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करे, तो आपको एंजाइम को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में रिस्टोर करवाना होगा, और उसके लिए आपके ये जो 2 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है विद दीज सल्फर एटम्स, वो क्या होंगे, यहाँ से रिलीज होंगे, और इनके दरमियान क्या बनेगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। सो इस एंजाइमेटिक जो डोमेन है उसकी ओरिजिनल फॉर्म को रिस्टोर करने के लिए आपका E3 पोर्शन जो है वो रोल प्ले करेगा, और ये क्या करेगा, दिस इज एक्चुअली अ डीहाइड्रोजिनेज, दिस इज डाईहाइड्रो लिपोइल डीहाइड्रोजिनेज, जो कि इस डाईहाइड्रो लिपोइल को रिड्यूस की बजाय ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सो इसीलिए आप इसे कह रहे हैं दिस इज डाईहाइड्रोलिपोइल डीहाइड्रोजिनेज। सो यहाँ पे ये जो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, दीज हाइड्रोजन एटम्स विल बी रिलीज्ड, और इनको एक्सेप्ट करने के लिए इस एंजाइम के पास एक एक्सेप्टर प्रेजेंट है विच इज FAD, ठीक है। सो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होने के बाद आपका जो लिपोइक एसिड E2 में प्रेजेंट है वो वापस ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाएगा, और जो FAD प्लस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FADH2 में। अगेन वही चीज जो जैसे मैंने पहले E2 में बताई है कि E2 ने तो अपनी ओरिजिनल फॉर्म को रिस्टोर कर लिया, लेकिन E3 की जो फॉर्म है वो FAD प्लस से FADH2 में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है इसको भी रिस्टोर करने की जरूरत है। सो इसको रिस्टोर करने के लिए आपका जो सेकंड कोएंजाइम आपने पढ़ा था ना, NAD+, जिसकी इन्वॉल्वमेंट अभी तक हमने कहीं नहीं देखी, दिस NAD+ विल एक्सेप्ट द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स फ्रॉम दिस बाउंड कोफैक्टर, बिकॉज ये तो बाहर नहीं आ सकता, ये तो कोवलेंटली अटैच है। सो ये अपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स जो है वो NAD+ को ट्रांसफर करेगा, और NAD+ इन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को एक्सेप्ट करने के बाद रिड्यूस हो जाएगा, और अब चूंकि ये एक फ्री या सॉल्युबल इलेक्ट्रॉन कैरियर है तो वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आने के लिए ये
सीधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। सो दिस इज हाउ कि पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स इन 3 इंजाइमेटिक एक्टिविटीज को यूज करते हुए एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरोवेट को किसमें कन्वर्ट करता है, एसिटाइल कोएंजाइम में। सो आप यहाँ से कुछ पॉइंट से इस रिएक्शन को कंक्लूड कर सकते हो कि फर्स्ट स्टेप में आपके पास जो पायरोवेट है इसका कार्बन नंबर 1 इन दी फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ठीक है, और जो कार्बन नंबर 2 है पायरोवेट का, दिस विल बी अटैच्ड टू दी टीपीपी इन दी फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप, ठीक है। उसी अगर डायग्राम को आप अपने सामने रखें तो यस, हमने यहाँ पे यही चीज ऑब्जर्व की थी कि पहले रिएक्शन में पायरोवेट का फर्स्ट कार्बन एटम इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और जो सेकंड कार्बन एटम है वो टीपीपी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप, ठीक। सेकेंड स्टेप में आप ये देख रहे हो कि सेकेंड स्टेप में वन ऑफ द हाइड्रोजन इज यूज्ड टू रिड्यूस द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ थायोल ग्रुप। यस, टीपीपी में से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ लिपोइक एसिड को रिड्यूस करने के लिए यूज हो जाएगी और जो दूसरा आपके पास सल्फर एटम है इट विल एक्सेप्ट एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। सो सेकंड स्टेप में आप इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करोगे। थर्ड स्टेप में एसिटाइल ग्रुप इज ट्रांसफर्ड टू द सेकंड थायोल ग्रुप व्हिच ट्रांसफर दिस एसिटाइल ग्रुप टू कोएंजाइम ए। यस, कि आपका जो एसिटाइल ग्रुप है वो ट्रांसफर होगा सेकंड थायोल ग्रुप के ऊपर और बाद में ये जो सेकंड थायोल ग्रुप है ये अपना इस एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा किस पे, कोएंजाइम ए पे। सो आपका कोएंजाइम ए किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस 2 कार्बन फ्रेगमेंट। फोर्थ स्टेप में आपके पास जो फुली रिड्यूस फॉर्म है लिपोएट की, ये 2 हाइड्रोजन ट्रांसफर करेगी FAD+ को और उसे कन्वर्ट कर देगी FADH2 में और इट सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाएगी, यानी आपके पास लिपोएट की ओरिजिनल फॉर्म रीजनरेट हो जाएगी। और फाइनल स्टेप में FADH2 से ये इलेक्ट्रॉन्स NAD+ करेगा एक्सेप्ट और NAD+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH में, ठीक है। सो यहाँ तक आप लोगों का जो PDH कॉम्प्लेक्स है इसका रिएक्शन कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिएक्शंस ऑफ TCA साइकिल्स जो हैं उनको टारगेट करेंगे।